अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। एक तरफ आप ये सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी भी बना दी 5 रुकनी। दूसरी तरफ से हुकूमत ने अनाउंस किया है कि एक 7 रुकनी कमेटी होगी। अभी तक उसके मेंबरान कौन होंगे ये पता नहीं चला, लेकिन कोई ख़ास सीरियसनेस हुकूमत की इस हवाले से नज़र नहीं आ रही। गो के स्पीकर साहब या सादिक साहब ये कहते हैं कि मैं मेक श्योर करूंगा कि अपोजिशन को और हुकूमत को, नेमली PTI को और हुकूमत को, मैं इकट्ठा बिठाऊं और मुज़ाकरात की तरफ बात जाए। लेकिन एट द सेम टाइम एक मामला और हुआ। वो ये हुआ कि GHQ हमला केस में इससे पहले फर्द जुर्म आयद हुई थी। आज की अगर बात करें तो मुख्तलिफ और रहनुमाओं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है और उसके अलावा ज़मानतें भी खारिज हो गई हैं। और फिर साथ ही साथ जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें यूं नज़र आ रहा है कि फ़ैसला महफूज है, सुना दिया जाएगा कुछ ही दिन के अंदर, और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली सज़ा होगी इमरान खान साहब। तो ऐसे माहौल के अंदर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? क्या मामला आगे बढ़ेगा? हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच शौकत यूसुफजई साहब, आपके वक्त का यही जो सर मेरा सवाल है एक सादा सा, कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात आपने कोशिश की कि हुकूमत से की जाए, 2 मुतालबात ऐसे रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने कि जो बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि हुकूमत उनको मानेगी, और दूसरी तरफ हुकूमत का तर्ज अमल या रियासत का ये मामला है कि एक तरफ फ़र्द जुर्म गो के अदालतें हैं वो कर रही हैं, ज़मानतें खारिज हो रही हैं, और नज़र आ रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में मज़ीद सज़ा सुनाई जाएगी इमरान खान साहब को। तो क्या देख रहे हैं आगे आप सूरत हाल बनती हुई? ये मुज़ाकरात की बेल आपको मुंडेर चढ़ती नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से अगर सियासी तौर पे आप देखें तो PMLN और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी लूजर है। ये अब तक जितने भी इन्होंने धमकियां दी हैं, जितना भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, जुल्म किया है, जबर किया है, चाहे वो पार्टी से निशान छीनना हो, चाहे पार्टी पे पाबंदी लगाने की धमकियां हो, चाहे वर्करों को जेलों में डालना हो, गलत FIR हो, आप देखें कि उसका सबसे बड़ा फायदा इमरान खान को ही हो रहा है और उसकी पॉपुलैरिटी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तो सियासत में तो मेरे ख्याल से अगर कोई फैसले करते हैं सियासी तौर पे तो वो दूसरे को खत्म करने के लिए करते हैं। यहाँ पे जो फैसले हो रहे हैं ये इमरान खान को बहुत ही उससे फायदा हासिल हो रहा है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये इतने नालायक लोग जो हुकूमत में बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं। उनकी ये ख्याल है कि हम सजाएं सुना देंगे, इस तरह पार्टी खत्म हो जाएगी, लोग मायूस हो जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना जितना ये सजाएं सुना रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उतने उनकी PTI की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। शौकत साहब ये बात आपकी दुरुस्त है, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इससे इजाफा हो रहा है और पहले भी होता रहा है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन मुल्क ने भी तो आगे चलना है ना। देखिए कि आपने जो मुतालबात 2 रखे कि 9 मई पर 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी हो और जो असीरान नाहक कैद हैं उनकी रिहाई हो, तो बड़ा सादा सा मामला है कि उसमें ये अगर वो मुतालबात मान लिए जाते हैं तो वो मुतालबात बुनियादी तौर पर ये है कि एक न्यूट्रल थर्ड एम्पायर ये फैसला करे कि हम ठीक कह रहे हैं या स्टेट ठीक कह रही है। तो वो मानेगी तो नहीं स्टेट, और फिर उसके बाद नहीं मानते तो आपकी तरफ से वो बैरून मुल्क से जो सिविल नाफरमानी, रेमिटेंसेस रोकने वाला मामला है वो है। तो मुल्क ने तो कहीं आगे चलना है ना। जी बिल्कुल, देखें ये तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है ना, जिसके पास हुकूमत होती है उसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो मुल्क की जब बागडोर संभालती है तो फिर अवाम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अवामी तरजीहात को प्रेफरेंस दिया जाए, प्रेफर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने कहा था कि इमरान खान महंगाई कम नहीं कर सकते हैं, डॉलर हम नीचे लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे। तो वो दोनों चीजें अगर आप देखें तो ना ये महंगाई कम कर सके, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला इस हुकूमत से। अलबत्ता ये हुआ है कि गैस और बिजली और इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, जो अशाए खुर्दनोश थी वो लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। आप देखें पूरा एक मिडिल क्लास यानी गरीब तबका तो खत्म ही हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास भी आप देखें उसमें बहुत कमी आ रही है। तो ये सारी चीजें मिला के अगर आप देखा जाए तो इस हुकूमत ने मुल्क का कबाड़ा कर दिया है। न ये मईशत को ठीक कर सकी है, न सियासी इस्तेकाम ला सकी है। जो हुकूमत सियासी इस्तेकाम लाना ही नहीं चाहती हो ना, तो वो कैसे दावा कर सकती है कि हम तरक्की कर लेंगे? तरक्की तो का रास्ता तो सियासी इस्तेकाम सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ वो ये है कि फिर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से कहना है कि वो ज़र मुबादला लीगल चैनल से पाकिस्तान ना भेजें, जो धमकी है आपकी तरफ से कि अगर मुतालबात ना मानेंगे
तो यू विल गो विद इट नाउ, मतलब मीनिंग देयर बाय कि अगर यहाँ पे कोई मामला किसी रुख लगता हुआ नजर नहीं आ रहा तो फिर ये इनएविटेबल सी बात हो रही है। इसका मतलब है कि आप फिर ये फाइनली अपील कर देंगे 1-2 दिन के बाद कि फिर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो है वो। हमारी तो पूरी जी हमारी तो पूरी ख्वाहिश रही और कोशिश भी रही है कि वहां तक बात ना पहुंचे। देखिए, इमरान खान अगर गुस्से में भी कोई बात करे ना तो मुल्क उसके सबसे आगे आता है। और उन्होंने इसीलिए, यानी हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, पुरअमन एहतजाज करे। क्या इन्होंने हमें लाहौर में एनओसी दे दी, कराची में इन्होंने इस्लामाबाद में एनओसी दे दी, क्या उसके बाद इन्होंने कंटेनर नहीं लगाए, क्या उसके बाद इन्होंने हम पर शेलिंग नहीं की, इसके बावजूद क्या एनओसी दी? तो ये तो किसी सूरत नहीं चाहते कि हम पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन। लेकिन इमरान खान ने फिर भी इसके बावजूद कि 26 नवंबर को हमने ये जो कहते थे कि जी बड़ा इनको ये हमला करने आए, तो मुझे ये बता सकते हैं कि हमने इस्लामाबाद की किस बिल्डिंग पे हमला किया था, किस बिल्डिंग पे कब्जा किया था? ये सारी हवाई बातें हैं। लेकिन देखिए, हम जो कह रहे हैं कि 26 नवंबर, ये कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ है। और 9 मई को जो वाकयात हुए, ये कह रहे हैं जी ये दहशतगर्द तंजीम है। तो क्यों भाग रही है हुकूमत जुडिशल कमिशन बनाने से? इंतहाई काबिल इकराम शौकत भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नून लीग का इल्ज़ाम है कि पीटीआई क़यादत से 26वीं तरमीम के वक्त भी मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन इमरान खान से मुलाकात के बाद मौक़िफ़ बदल जाता है। अब मेरे पास खबर ये है कि नून लीग इस वक्त गारंटी मांग रही है कि बानी चेयरमैन मुज़ाकरात के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। पूछना हुजूर आपसे ये चाहता हूँ कि क्या पीटीआई की क़यादत, मौजूदा क़यादत और बानी चेयरमैन जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से एक पेज पर है, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक तो कुछ कायदीन जो है वो दूसरी बात भी कर रहे हैं। आप अपनी राय दे दें। देखिए सर, बात यह है ना कि फैसला तो इमरान खान ने किया है ना, और कमेटी भी उन्होंने बनाई है, और फिर उसमें 2 बंदों का और इजाफा कर दिया है। फिर आप कमेटी के हुजूम भी देखें ना, आप कमेटी को भी देखें, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। वो सारे पॉलिटिकल लोग हैं और बड़े एतमाद रखने वाले लोग हैं, और उनको एजेंडा भी दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अगर इस एजेंडे पे गवर्नमेंट चलती है, मतलब जुडिशल कमीशन बनाने से कोई ये मतलब नहीं है कि आप हमें एनआरओ दे दें। देखो ना, इमरान खान ने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा है। सही, वो तो ये कह रहा है कि जुडिशल कमीशन बना के अगर वाकई हमारे लोग 9 मई में मुलविस हैं या 26 नवंबर में अगर हमने कोई ज्यादती की है तो वो चीजें सामने हमने सजा दे दे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो वो उसको वो कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि हमसे ज्यादती हुई है। तो इसमें क्या है, आप मुझे बताएं कि अगर दो पार्टियों में मसला है तो फैसला कौन करेगा? जुडिशल मैंने तो आपको बता दिया हुजूर कि गारंटी मांग रही है, मैंने तो खबर ब्रेक की है आपके सामने। नहीं, गारंटी देखें, गारंटी अभी तक आप देखें कि इस हुकूमत के जो वज़रा हैं, अभी तक तो ये पता नहीं है कि हुकूमत कौन है, हुकूमत क्या है, किससे मुज़ाकरात करने हैं। जो चीफ प्राइम मिनिस्टर है वो तो कह चुका है कि ये दहशतगर्द तंजीम है, और इसके एक राना सनाउल्लाह जो है वो जैसा तैसा भी है, सुलझी हुई बात करता है। और अब जो ख्वाजा आसिफ है, आप उसको देखें, बिल्कुल बचगाना, इतने इंपॉर्टेंट वजारत उसके पास है, उसको ये पता ही नहीं है कि अगर एहतजाज होगा तो मुल्क को नुकसान कितना होगा, उसको इससे कोई सरोकार भी नहीं है। तो ये देखें, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ये समझे कि 26 नवंबर के बाद पीटीआई कमजोर पड़ गई है इसलिए वो बार बार मुज़ाकरात की बात कर रही है। इमरान खान को पता है कि उसकी बात पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो लब्बैक कहेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, जितने वज़रा आ रहे हैं ना वो तो कह रहे हैं जी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त देखिए 33-34 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेज आ रहे हैं जी, और उसमें जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो विजिट करते हैं पाकिस्तान में, ये मैं आपको 2-3 साल पहले के फिगर बता रहा हूँ कि वो जब आते हैं तो 3-4 बिलियन डॉलर वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है आने जाने में और यहाँ पे इन्वेस्ट करने में और ये सारी चीजें। सही, तो ये जो 36-37 बिलियन डॉलर की बात पहुंचती है, अगर आप सपोज इस वक्त यूके का आप देखें 90% या 99% लोग पीटीआई से वाबस्ता हैं। इसी तरह जो अमेरिका के है या जो यूरोप के अंदर है, मैं मिडिल ईस्ट को एक तरफ छोड़ देता हूँ। मिडिल ईस्ट पे ये बात आती है कि जी वो अपने घरों को पैसे भेजने पे मजबूर है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन पीटीआई का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है वहां पे, और वो अगर 3% से लेके 4-5% पे भी लोग अगर रेमिटेंसेस भेजने छोड़ दें
तो इसका मतलब है $3-4 बिलियन। अच्छा, ये बैरून मुल्क की बात हुई $3-4 बिलियन का अफोर्ड कर लेंगे। शौकत भाई, तो मुझे उसकी वजह से याद आ गया कि मैंने कहा वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बात हुई, तो वहां से मुझे याद आ गया कि दूसरे ममालिक का जो प्रेशर पाकिस्तान पर आ रहा है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, नेमली अमेरिका और इंग्लैंड, यूके। अब मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि जैसे वो रिचर्ड ग्रेनल जो नए उनके स्पेशल ऑनवॉय फॉर हॉटेस्ट स्पॉट्स बने हैं और वो अच्छे खासे एक्टिव हैं ट्विटर पर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और वो यूँ समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब प्रॉपर वो स्वेयर इन करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसके बाद ये बढ़ भी सकता है यहाँ पर प्रेशर। तहरीक इंसाफ को कितनी तवक्को है इस बैरूनी प्रेशर के हवाले से? क्योंकि यूँ लगता है कि जिस तरह से आपकी जमात के अंदर भी लोगों को ये तवक्को है कि वहाँ से आएगा प्रेशर और कुछ मामला बन जाएगा, सो लिहाजा आपने भी डिमांड्स अपनी जो है ना वो ये आपका हक है, लेकिन वो आपने भी बड़ी स्ट्रिक्ट डिमांड्स रखी हुई। देखिए, वो तो एक जो बैरून मुल्क के अपने मसाइल होते हैं, उनके अपने होते हैं, और ठीक है कि लोग वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं अमेरिका के अंदर, उनकी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ट्रंप को वोट दिया है, और ट्रंप को वहां तक उनकी बात पहुंचाई गई है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। आप देखें कि कितनी बड़ी वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, लेकिन यहाँ तो मीडिया, ज्यादातर मीडिया तो इस पर बिल्कुल खामोश है, वो किसी और तरफ बात कर रहा है। ह्यूमन राइट्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। पिछले दिनों 80 वर्करों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने छोड़ दिया कि ये तो गरीब बच्चे हैं बेचारे, उन्होंने छोड़ दिया, बाहर पुलिस ने दोबारा पकड़ा। इसके बावजूद कि उस जज ने कहा कि कोई गिरफ्तार नहीं करेगा इनको, किसने उसको हवा में उड़ा दिया उसके फैसले। किसने कोई माना है कि यहाँ पे कोई अदलिया भी है, कोई अदालत भी है, उसने फैसला भी दिया है? नो। जज साहब को भी तो चाहिए, बेचारे उन लोगों को दोबारा पकड़, जज साहब को भी चाहिए ना कि उनके फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है, तो जज साहब को भी चाहिए कि उनके पास इतनी एक माइटी पावर मौजूद है, तौहीन अदालत की, उसमें बुलाएं, किसी को सजा दें ताकि दोबारा ना हो। देखिए, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अदालती निज़ाम को जिस अंदाज से रोकते जा रही है ना, इससे देखें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे होते ना तो सियासत के अंदर कोई ये बड़ी बात नहीं है कि सजा हो गई, जेल चला गया, ये तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप देखें कि सियासी लोगों को जिस तरीके से पनिश किया जा रहा है, उसमें यही है कि काश ये पाकिस्तान। भाई, मैं आपसे आखिरी छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ, पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि मुफाहमत की बात आगे चल रही है, जबकि जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पर फौज के, हुकूमत के खिलाफ, वो तो बैरून मुल्क से हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं किबला कि अगर ये ट्विटर, सोशल मीडिया, जितने भी अकाउंट्स हैं, ये पाकिस्तान में मौजूद क़यादत के पास हैंडलर इसके ये होंगे तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, मुफाहमत की बात आगे चलेगी। आपकी क्या राय है, ये बाइट से क्यों हो रहा है? योर टेक सर। जी, मैं देखो तो उन लोगों में हम शामिल हैं जो चाहते हैं कि मुफाहमत हो। हमारी पूरी ख्वाहिश रही है कि मुफाहमत हो, क्योंकि मुल्क इस और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुसीबत ये है कि क्या मुफाहमत, कौन लोग हैं? ये तो गवर्नमेंट तो एक्सपोज हो गई है, इनके पास तो कोई इख्तियार भी नहीं है। अगर इख्तियार हो तो दिन से बात कर लेते, लेकिन बातचीत से जब भाग रही है गवर्नमेंट, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना कि जी हमें तो इन्होंने बताया नहीं है। जी, हालांकि कौमी असेंबली में स्पीचेस हुई हैं, सेनेट के अंदर हुई है, बाकायदा कहा गया कि ये बात तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि बातचीत से हुकूमत जो है ना वो कनी कतरा रही है। थैंक यू वेरी मच शौकत यूसुफ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शहजाद भट्ट साहब, वो आपने उनकी बातचीत सुनी, वो बड़े एहतियात से उन्होंने जितनी भी बातचीत थी वो आप सामने रखी है। आपको नहीं लगता कि जो देखें एक कमरे में एक हाथी खड़ा हो और आप बात कर रहे हो गुलदान की, मेरा मतलब है कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर है तो वो देखें वो कितना खुल के रिचर्ड ग्रेनल जो बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो उसका मामला होता है। तो आपको नहीं लगता कि जो मुज़ाकरात की विंडो है वो फास्ट क्लोज हो रही है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, उससे पहले हुकूमत को कुछ कर लेना चाहिए? बाजवा साहब, आप फरमा रहे हैं कि जो एहतियात से बात की है, उन्होंने ये कहा है पूरी गुफ्तगू में कि गल है बड़ी बारीक है, गल है भी ठीक है तो गल है भी ठीक है। अच्छा, बीच करो निकल गया। अच्छा बाजवा साहब, मैं आपको सादा अल्फाज में बात करता हूँ, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आदमी है। मैंने उनसे भी ट्विटर की बात कर ली, मैंने उनसे सारे सवाल भी पूछ लिए। जी सुलह है ना, ए लड़ाई दो पहलवाना दी चल रही है, आधे मिनट की कहानी सुना देता हूँ। ख्वाजा अजहर उर्फ तीफी भट्ट साहब को जानते हैं जी? ये लाहौर के एक पंजाब का टॉप पहलवान, आजकल इश्तिहारी ने, उनके एक सगे भाइयों की तरह दोस्त थे मलक एहसान, उनकी आपस में मुखालफत हो गई।
तो एक मजहबी जमात, बहुत बड़ी मजहबी जमात के सरबरा ने मलक एहसान साहब को बुलाया और तीफी भट्ट साहब को बुलाया कि आपस में सुलह कर लो। लाहौर में, पंजाब में कत्लो गारत बहुत बढ़ गई है, तूफान बदतमीजी है, तुसी दोनों सुलह कर लो और क्राइम यूनिवर्सिटियां जो तुम दोनों ने खोली हुई हैं वो बंद हो जाएंगी, मामला पुलिस के कंट्रोल में आ जाएंगे। पीछे आईजी भी बढ़ गया। तो मलक एहसान साहब ने ये फरमाया, खुदा का वास्ता मैंने सुलह नहीं करनी, जब मैं सुलह करूंगा तो मैं कत्ल हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपने घर में सेफ बैठा हूं। वो अपने घर में सेफ इसमें से बस आखिरी ये बता दें, ब्रेक की तरफ वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जाना है, ये तीफी भट्ट कौन है और मलक एहसान कौन है? हाँ जी, ए दो पहलवान की जेल से बैठा है तो एक बार बैठा है। अच्छा, इनमें ट्रस्ट का फुकदान इतना है कि इनमें नेगोशिएशन मुमकिन नहीं है, सजा ही होनी चाहिए। तुसी जो पहले किया है ना, सजा तो ठीक है, सजा अपनी जगह पे है, वो तो साथ साथ चलता रहता है, लेकिन खैर पाकिस्तान ने भी तो आगे बढ़ना है ना भट्ट साहब। अगर और कोई रास्ता बचे ही ना, हर राह मसदूद कर दी जाए और उसके बाद लास्ट ऑप्शन ही बचे कि आप सोमवार नू भी सजा होनी चाहिए। सोमवार अंग्रेजी मंडे कहते हैं मेरा ख्याल है, आहो मंडे चेक कर लो। वो 190 मिलियन पाउंड का केस वाली बात कर रहे हैं तो जी भट्ट साहब को पहले से पता है कि नहीं, अब साहब लोग आ रहे हैं कि मामला कैसे चल रहे हैं। वैसे करीने कयास यही है, क्योंकि हुकूमत का भी, रियासत का भी जो तर्ज अमल है वो बता रहा है शायद ये मामला। एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, साथ रहे हमारे। पाकिस्तान में सियासत मुज़ाकरात के इर्द गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक कमेटी बना दी 5 रुकनी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप खुद आएँ हमारे पास, उसके बाद मामला होगा। खैर अब अनाउंस किया है कि एक 7 रुकनी कमेटी होगी, लेकिन अभी तक उसके मेंबर्स कौन है कुछ पता नहीं है। हमारे साथ खैर कौसर काज़मी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, आपने वक्त दिया। पहले आप कहते थे कि बात नहीं करती तहरीक इंसाफ, अब उन्होंने कमेटी बना दी है। अब हुकूमत की तरफ से फ्रैंकली स्पीकिंग कोई सीरियस नजर नहीं आती बातचीत करने में, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे सूट नहीं करता आपको मुज़ाकरात या बातचीत करना तहरीक इंसाफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, कमेटी बन जाती है और मीडिया पे सुन रहे हैं हम जो इनके चेयरमैन हैं या बाकी जो अफराद हैं, लेकिन अगर 7 रुकनी कमेटी बनी है तो उन 7 अफराद के डिफरेंट किस्म के बयानात भी आपके सामने हैं। कोई कुछ कहता है और किसी की स्टेटमेंट कुछ आती है सामने। तो हम तो ये हमेशा से कहते हैं कि जब मुल्क में इंतशार फैलाना मकसूद हो, जब मुल्क में एक इंतशारी सियासत करना मकसूद हो, जब मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की कॉल देनी होती है, जब तरसीलात ज़र रोकना होती है खान साहब ने, तो वो अपने ट्विटर से ट्वीट करते हैं। तो चाहे वो नहीं करते, जो उनका वहां से फॉरेन से जो ऑपरेट हो रहा है, उनका जो एक्स हैंडल है, वहां से एक बाकायदा तौर पर उन 7 अफराद का नाम दे के साथ ये गारंटी दे दें कि भाई ये लोग मेरे बिहाफ पे जो भी बात करेंगे वो मुझे कबूल होगी। अब अगर हम वहां पे मुज़ाकरात करते हैं और ये मुज़ाकरात किसी हतमी सूरत है, जो हतमी शक्ल है उसमें आते हैं और खान साहब उससे मुकर जाते हैं, तो ये तो मामला है एतमाद का। कौसर भाई, बात ये काज़मी साहब कर सकते हैं आप, ठीक है चलें, ये बात आपकी फेयर इनफ, लेकिन बात ये है कि वो कल भी वो जो 5 रुकनी कमेटी है तहरीक इंसाफ की, वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि यार अगर आप संजीदा हैं तो हमें अंदर मुलाकात करने दें अपने लीडर से, ताकि वो उनकी हम एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस ले आएँ और फिर उसके बाद हम आपसे बात करें। अच्छा, वो अडियाला पंजाब के अंडर आती है, आपने इजाज़त नहीं दी मुलाकात करने की, इससे पहले भी नहीं दी, बार बार एक वो ब्लैंकेट बैन लग जाता है और बड़े बड़े दिन तक बातचीत नहीं हो पाती। तो जब वो कनेक्शन ही नहीं होगा उसका, तो फिर उसके बाद यही निकलेगा ना नतीजा जो आप शिकवा कर रहे हैं कि यूं हो सकता है। देखिए, जेल का एक ज़ाब्ता इखलाक होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप बगैर किसी को बताए, बगैर वक्त लिए जेल के दरवाजे पे पहुंच के दरवाजा नॉक करना शुरू कर दें कि हमने बानी तहरीक इंतशार से मुलाकात करनी है। तो ये तो बिल्कुल उस ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है जो जेल का होता है। तमाम कैदियों के लिए ये शरायत होती है। बाकी खान साहब से उनके वुकला मिलते हैं, कुछ ही दिन पहले सुबह जेल खुल गई थी, सितंबर के महीने में सुबह जेल खुल गई थी, याद कीजिए। नहीं देखें, जब जो मामलात ये आपके सामने हैं, फैसल साहब मिलके नहीं आए। जब बाहर आके उन्होंने मीडिया टॉक में बताया कि खान साहब कह रहे हैं अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हम जो है वो सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। एक तरफ आप जो है वो मुज़ाकरात की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप सिविल नाफरमानी चला रहे होते हैं, साथ आप रियासत को धमका रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आप कौन इनसे मुज़ाकरात करेगा? रियासत को घुटनों पे टेकना चाहते हैं, घुटने टेक लें। फिर केपी से कोई इनका एमएनए उठता है, वो अता तारड़ का नाम मुखातिब करके कहता है तू मेरे सामने आना तो मैं तुम्हें देख लूंगा। यार ये तो इनका तर्ज अमल है, ये इनकी अखलाकियात है। कौसर काज़मी साहब, हम आपकी बात से मुतफिक है कि तर्ज अमल जरा सख्त है, दोनों ही तरफ से, शायद इमरान खान की तरफ से इस तरह कह लें ज्यादा सख्त है। पूछना आपसे ये चाहता हूं किबला कि आप
ये समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई जमात जो है वो स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बयानिए से पीछे हट गई है और वो आपसे मुज़ाकरात करना चाहती है? यहां तक आप लोग मुतमईन हो चुके हैं? साहब देखें, वो जो खुल के कहते होते थे कि हमने तो उन लोगों से बात नहीं करनी जो बेइख्तियार लोग हैं, जिनके इख्तियार में कोई बात नहीं है। ये होते कौन है, ये हैं कौन? इस कदर तज़हीक की गई जमहूरी जमातों की और लीडर्स की कि बस हमने बात करनी है तो वर्दी वालों से करनी है, हमने बात करनी है तो स्टैब्लिशमेंट से करनी है। फिर स्टैब्लिशमेंट को सामने आके खुल के कहना पड़ा, भाई हमसे बात ना करें, हमारा सियासी मामले में कोई अमल दखल नहीं है, आपने बिल आखिर बात करनी है तो सियासी क़यादत से बात करनी है। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, हर तरफ से शटअप कॉल दे दी गई है और फिर फर्द जुर्म लगने जा रही है 190 मिलियन, ये आप जहन में रखें। जब फैसला महफूज हो गया, चला है कि इनके जराइम, फैसला महफूज है। अब ये सारी चीजें जो सामने है भाई मेरे, जब ये इनके केसेस जहां पे इनके जराइम बिल्कुल सामने थे, ओपन एंड शट केसेस थे, जब उनके फैसले इनको नजर आ रहे हैं और अपने जराइम से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर इनको मुज़ाकरात याद आ रहे हैं। हम फिर भी बैठने के लिए तैयार हैं। बिल आखिर बात आप जो बात याद करा रहे हैं वो कि हम बात करेंगे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से। आप तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब के। वज़ीर आला पंजाब जब वज़ीर आला पंजाब नहीं थी मरियम नवाज साहिबा, उनके मशहूर अल्फाज हैं ये पावर टॉक्स टू पावर, और आपने फिर आपकी जमात ने बात की वहां पे जहां पे पावर लायक करती है। ये आपका भी तर्ज सियासत आपकी जमात का रह चुका है ना? देखें, उस वक्त की मरियम नवाज का आपने हवाला दिया, उस वक्त की जो पावर थी वो तो आपके सामने है। जो इस वक्त मार्शल लॉ के शिकंजे में है वो पावर थी, ये किसी से छुपा ढका नहीं है। उस वक्त मैं भी सहाफत से मुंसलिक था और मुसलसल 2.5 साल तक फैज हमीद की मेहरबानी से मुझे कुछ छोटा टीवी चैनल भी जॉब नहीं देता था। सिर्फ एक खबर की पादाश में जब एक खुफिया मीटिंग उन्होंने की थी, मैंने उसको गलती से रिपोर्ट कर दिया। उस वक्त तो इतना सख्त शिकंजा था, जो आजकल लोग आजादी सहाफत की बात करते हैं, उनको फैज रजीम की वो बातें भूल गई हैं जहां पे लिखे हुए स्क्रिप्ट आते थे और मनो अन पढ़ा जाता था। मैं तो उस सहाफती हल्के में मेरा भी एक किरदार रहा, मैं भी था, मामला अक्सर ऐसा ही है, तो ये जो चीजें पावर वही थी। काज़मी साहब, लेकिन मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ, सवाल ये था कि मरियम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने पावर से बात की ना, अब उस वक्त की पावर से ललकारा था उस वक्त की पावर को, जब पावर में थी। फैज हमीद को उस वक्त ललकारा था जब वो पावर में था। गुजरांवाला का जलसा हो या इस्लामाबाद की कोर्ट की पेशियां हो, मरियम नवाज तो नहीं घबराई थी नाम लेते हुए। मरियम नवाज ने बरमला इनका नाम लेके इनको मुखातिब किया था। हम इदारों को तो तनकीद का निशाना नहीं बनाते, हम तो शख्सियत पे बात करते हैं भाई। मतलब कौसर साहब, आपकी बात से मुझे ये समझ आई है कि जैसे आपके साथ जुल्म ज्यादती हुई और आपको सहाफत से निकाल दिया गया, यानी कि उस दौर में या इस दौर में अगर किसी को भी सहाफत से कदगन लगाई गई है तो आप उसकी कंडेम कर रहे हैं। देखें, कदगन उस दौर की और आज के दौर का कंपैरिजन कर रहे हैं। आज भी लोग क्या टीवी पे वो लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे जिनकी खबरें मुसद्दका तौर पर झूठी साबित हुई हैं, जिन्होंने साने 9 मई हो या ये 26 नवंबर हो, इसके हवाले से जिन सहाफियों ने रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि एक पार्टी का नैरेटिव लेके निकले और झूठ पे झूठ बोल के रियासती इदारों को बदनाम किया, वो आज भी अपनी नौकरियों पे कायम है। हमने तो भाई इस दौर में एक ट्वीट किया था, टीवी प्रोग्राम नहीं, ट्वीट किया था, और उस ट्वीट की पादाश में हमें निकाल दिया गया। आज तो आजादी है, मैं तो देख रहा हूँ हर तरफ जनाब मौज ही मौज है, सबकी मौजें लगी हुई हैं। जो चाहता है यूट्यूब पे बोलता है, जो चाहता है मेन स्ट्रीम पे बैठ के बात करता है, हुकूमत पे करते हैं लोग। ये कितनी ज्यादती की बात है मेरे पाकिस्तान के साथ कि आपने सबको मादर पिदर आजादी दी हुई है। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के साथ। इसीलिए तो मैं चाहता हूं ना कि कानून, हाँ बल्कि हम सब चाहते हैं, हर मुहिब्बे वतन ये चाहता है कि किसी तरह के कानून यहाँ पे आ जाएं जो हर मौजम माशरे में होते हैं। अब बरतानिया अमेरिका में जाए ना, किसी फेक न्यूज का सहारा लेके जरा डॉलर कमाने की कोशिश करें, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, आपको लग पता जाएगा। बरतानवी कानून जो ऐवान इंसाफ है, ऐवान अदल इंसाफ, वो आपको जाने नहीं देता। हमारे यहाँ तो भाई सुबह उठ के चिड़िया खबर ले आती है, जिन खबर ले आता है, बनाए खबरें ले आती हैं और उसको मनोरंजन। खान साहब संडे को छूट रहे हैं, मंडे को छूट रहे हैं। आज सर चलें, वो तो देखें ख्वाहिशें हो सकती हैं, अपना कोई तज्जिया तबसरा हो सकता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो हम अभी थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि बड़े रोजी और बड़े ऐसे फूलदार खुशबूदार जबरदस्त किस्म के हालात हैं सियासत सहाफत के लिए भी। भाई का आखिरी सवाल, सीधा सवाल है, 190 मिलियन पाउंड बानी चेयरमैन, सजा देख रहे हैं आप?
अगर सजा ना हुई तो बड़ी हैरत होगी मुझे कि हुकूमत पाकिस्तान का अवाम का पैसा जो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी आपको दे रही है कि ये पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम की अमानत है, वो आपको मिलता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला जाता है, मलिक रियाज के जुर्माने की मद में अदा हो जाता है। तो ये तो एक बिल्कुल खुली चोरी है भाई। और इसके एवज आप मलिक रियाज से जायदाद लेते हैं, हीरे के हार लेते हैं, वो आपको ब्राइब करता है। तो ये तो कोई बिल्कुल ओपन एंड शट मामला था। तो इसमें तो बिल्कुल सजा होनी भी चाहिए। अगर ना हुई तो कम से कम मुझे बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि हमने बरतानिया में इस केस को कवर किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जाते जाते सिर्फ ये बताते हैं काजमी साहब, वो पिछले दिनों नेशनल टेलीविजन पे सुना कि मरियम नवाज साहब उधर साहिबा गई हुई थी चीन, वहां से कोई ऐसा वो मौजूदाती किस्म का कैंसर का इलाज लेके आ रही हैं कि जिसके बाद जो मुरव्वजा तरीकाकार है कैंसर ट्रीट करने का, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, या कीमो या रेडिएशन या किसी और तरह की थेरेपी की। वो कौन सा वो ले आई हैं या ये फेक खबर थी? देखें जी, सबसे पहले आप जो शौकत खान है मैं उसका हवाला दूंगा, जो कि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है पाकिस्तान के अंदर, जो कैंसर में मुब्तला जो मरीज हैं उनकी बड़े अरसे से खिदमत हो रही है और उनका इलाज हो रहा है। लेकिन जो स्टेज 3 और 4 के जो पेशेंट्स होते हैं उनको वो नहीं देता था। अभी नवाज शरीफ जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके अंदर हर किस्म का पेशेंट दिया जाएगा, चाहे वो इलाज हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसी ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मरियम साहिबा वहाँ से लंदन से चाइना से कोई ऐसा इलाज, कोई ये बात दुरुस्त है? फिर वो ऐसा कुछ इलाज ला रही है कि इस मामले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अस्पताल में किसी को कीमो करवानी है या रेडिएशन होनी है, वो जो एक मौजूदाती इलाज है उसके थ्रू वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। ये दुरुस्त खबर है? फिर मौजूदाती इलाज, देखें मौजूदाती इलाज तो नहीं उसको कह सकते, क्रायो नाम की कोई टेक्नोलॉजी है। और मरियम नवाज ने जब वहाँ की हॉस्पिटल्स को विजिट किया और वहाँ के डॉक्टर से मिली, स्पेशली इस कैंसर के हवाले से, तो वहाँ पे उनको बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया गया। देखिए जब ये टेक्नोलॉजी आएगी वहाँ पे, और हमें उम्मीद है और दुआ भी है रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह करे कि जिस तरह सोचा जा रहा है इस तरह के मामलात हो जाएं, ताकि कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला मरीज को भी शफा। इसका मतलब है। खैर, थैंक यू वेरी मच। कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक जी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उस इदारे पर जो कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है, उस पर सैंक्शंस लगा दी हैं, पाबंदी लगाई, और साथ 3 कराची बेस्ड कंपनीज भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर आप कह सकते हैं। एक चीज़ वाज़ेह है और वो ये है कि अमरीकी रिजीम अभी जो नई आनी है उनका पहले से जहन पता है, उनकी कैबिनेट में जो नाम है उन्हें देख के, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या फिर जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। लेकिन अभी ये तो आउटगोइंग बाइडन रिजीम है जिसने ये पाबंदियां पाकिस्तान पर स्लैप की हैं हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, और ये बड़ी अनफेयर और अनजस्ट है। उसकी वजह यह है कि नेशनल NPT जो है, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसके सिग्नेटरी तो ना इजराइल है ना भारत है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदियां लगा दी हैं। तो अभी से जहनियत नजर आ रही है अमेरिका की कि आगे क्या मामला होगा। फिर इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह से वहां से जो ट्वीट्स आ रहे हैं, खास तौर पे स्पेशल एनवॉय का, इन सब मामलात को डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हम जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब से जानेंगे जो हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। ये पहले सर, ये जो अमरीकी सैंक्शंस है इनके बारे फरमाया, ये आप इसको आगे इस तनाव को क्या बढ़ता देख रहे हैं? अमेरिका की जहनियत नज़र आ रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रहा हूँ। खुदा ना करे आगे ये मज़ीद ख़राब हो, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि ये डिप्लोमेसी का भी फेलियर है पाकिस्तान में कि दैट वी डिड नॉट इवन नो कि ऐसी कोई पाबंदियाँ आ रही थी? मैं ये कहूँगा कि हमारा ये डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है, बट हमें ये समझना होगा कि दुनिया में जब दो मुल्कों के दरमियान रिलेशंस होते हैं वो नेशनल या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं। अब इसमें मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं जो उनके सबसे मशहूर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर साहब रहे हैं। उन्होंने बड़ा मशहूर, उनका एक स्टेटमेंट है कि अमेरिका डज नॉट हैव परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इज अमेरिकन इंटरेस्ट जी। और दूसरा उन्होंने कहा कि टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी फ्रेंड इज फेटल। तो ये जाहिर ये करता है कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो बदलती रहती है। समटाइम वो एलाइज के खिलाफ हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, हम उनके नॉन नेटो मेजर एलाइज रहे हुए हैं, और कभी वो हमारे साथ बहुत नज़दीक आ जाते हैं। जैसे जब USSR की इन्वेजन हुई अफगानिस्तान में,
और जब उन्होंने ऑपरेशन अपना 9/11 के बाद लॉन्च किया फिर दोबारा हमारे साथ जुड़ गए, तो ये अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक वो चलते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम अगर समझते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी की वजह से वो हमारे साथ कोई अच्छे ताल्लुकात रखेंगे या लीडरशिप, वो नहीं होगा। वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चलना होगा, वो चलेंगे। हमने कोशिश ये करनी होगी और एफर्ट करनी होगी एट स्टेट लेवल कि हम जो हमारी इंटरेस्ट है उनकी इंटरेस्ट के साथ अमेरिकन इंटरेस्ट मिल जाए और वो हमारी सक्सेस को अपनी। बिल्कुल ठीक, आप सही फरमा रहे हैं, समझ भी उसकी आ गई। आप ये फरमाइएगा कि ये कर्टेल चाइना एंड देन आई वुड से बूस्ट इंडिया इस खित्ते के अंदर, ये जो अमेरिका की बड़ी वाज़ेह सी पॉलिसी है एंड उनके जो नए ट्रंप साहब के जो अभी जो कैबिनेट मेंबर्स जिन्होंने स्वेरन करना है, वो उनकी अप्रोच देख के नजर आ रहा है कि आगे ये मामला शायद मजीद हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, ये रियासत टू रियासत जो ताल्लुकात हैं, खुदा ना करे वैसे उनमें कुछ ज़्यादा तनाव आ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का इन्हासार है दिफाई एतबार से भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर? इसमें मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे। उसकी रीजन ये है कि अगली हुकूमत रिपब्लिकन बना रहे हैं। ठीक है, उनकी कहने की बातें और होती हैं, प्रैक्टिकली चीजें और होती हैं। रिपब्लिकन के साथ हिस्टोरिकली हमारे रिलेशंस बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने एक जो खित्ते में जगह दी हुई है जो स्ट्रेटेजिकली, तो अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान एक बड़े पिवटल स्टेट है। अगर उसने यहाँ रीजन को स्टेबलाइज रखना है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को स्टेबलाइज रखना है, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखने हैं और चाइना को किसी हद तक कंट्रोल करना है, तो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो ये कर सकता है। तो वो पाकिस्तान से एंगेज रहेंगे। हमने अपनी सेंसिबिलिटी पॉलिसी बनानी है और उनको ये बावर कराना है कि पाकिस्तान एक बहुत ही जिम्मेदार मुल्क है। लेकिन जब से ये पाबंदियां अनाउंस हुई हैं, अमेरिकन मीडिया में लगातार आर्टिकल छप रहे हैं कि पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट टेरर के अगेंस्ट जितनी कुर्बानियां दी हैं दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दी है और हमने उनकी क्रिटिकल स्टेज पे बड़ी हेल्प की है। तो ये जो पाबंदियां लगी हैं, अमेरिकन नीड्स टू रिकंसिडर दैट और पाकिस्तान को जो इंटरेस्ट है वो हमारी इंटरेस्ट उनसे कंसाइड करती है। पाकिस्तान जो है वो यूएन का सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में और पाकिस्तान का हिस्ट्री में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने कोई पॉलिफरेशन की हो, जबकि इंडिया की मुतअद्दिद एग्जांपल्स हैं कि जब उनकी पॉलिफरेशन करते हुए लोग पकड़े गए। तो एक प्रेशर अमेरिका के अंदर से बिल्ड हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने से कम अरसे में जब नई हुकूमत आएगी तो हालात पाकिस्तान के इंशाल्लाह बेहतर होंगे। सही, रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे। काबिल एहतराम तारक रशीद खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहले भी अमेरिका की जानब से बहुत सी पाबंदियां लगी, इस दफ़ा जो वज़न पड़ा है आप उसको किस निगाह से देख रहे हैं? और दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कितना जदीद है और क्या हम वाकई अमेरिका तक रसाई हासिल कर सकते हैं? उसको ख़तरा क्या है हमसे? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान पे पहले कई दफ़ा पाबंदियां लगी। जब हमने 98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए उन्होंने हम पे पाबंदियां लगाई, फिर 9/11 के बाद हमारे पे पाबंदियां लगी और 2001 से तो हमारे पाबंदियां लगातार पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। जैसे हमारा स्पार्को का इदारा है उस पर 2001 से पाबंदी लगी हुई है, हमारा KRL का इदारा है उस पर 2001 से पाबंदी लगी हुई है। तो अमेरिकन हमें पाबंदियां लगाते रहे। बट देखिए, जब भी पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हैं हमने खुद इंसानी पे तवज्जो दी है, हम पहले से ज्यादा मजबूत होके निकले हैं। तो अगर हमें ज्यादा वो कॉर्नर करेंगे तो जब हमारे पास ऑप्शन होगी हम पूरी तरह अख्तियार करेंगे। हमारा झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा हो जाएगा, हमारा झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा हो जाएगा और हम जो कुछ हो सका अपने मुल्क की सामलियत के लिए करेंगे। पाकिस्तान का देखिए वो जो मुश्किल वक्त था गुजर चुका है। जब हम ये मिसाइल टेक्नोलॉजी बना रहे थे, जब हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इख्तियार करना चाह रहे थे, इस वक्त हमारी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो दुनिया को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, यूएस को पता है कि ये क्रेडिबल है, ये इंडिजिनस है। वो सिर्फ परेशान इस चीज से है कि ये उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं। पहले इनके मिसाइल 700 किलोमीटर के थे, फिर इन्होंने 1500 कर लिया, अब इन्होंने 3000 किलोमीटर पे चले गए। बट पाकिस्तान ने बारहा उन्हें बताया है कि हमारी कैपेबिलिटी दफाई नौइयत की है। हमारी कैपेबिलिटी इंडिया स्पेसिफिक है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा, हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है। उसने जारियत करके हमारे मुल्क को 2 टुकड़ों में तकसीम किया और वो उस
वो आज तक जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। मैं माजरत चाहता हूं कथा कलामी की। हजूर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने बड़ी अहम बात की इस वक्त कि 1500 फिर 3000 किलोमीटर की बात की, जबकि दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो भारत जो है वो ICBM जो है वो मेरा ख्याल है 5000 किलोमीटर की रेंज तक का है, और उस 5000 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें फिर पाकिस्तान या चाइना तो नहीं है, वो तो जहां चाहे जा सकता है। तो मैं तो अभी 3000 पे खेल रहा हूं, तो क्या अमेरिका को खतरा पड़ गया? देखिए, खतरा उनको यही है कि ये टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को और प्रिसीजन यानी कि और प्रिसाइज कर रहे हैं, ये इसको और मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ये इसको और लीथल कर रहे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि इंडिया स्पेसिफिक है, इंडिया का कोई इलाका जो है हमारी मिसाइल की हदूद में है। इवन उनके जो निकोबार और अंडमान आइलैंड है जहां पे वो अपने मिलिट्री बेसिस इंडियन ओशन में बना रहे हैं, वो भी हमारी रेंज में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे लीडरशिप ने अपनी एक जो है उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है, लीडरशिप अच्छी लीडरशिप का मुजाहरा किया, तो वो अमेरिका को बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारी किसी किस्म के खिलाफ हमारी ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है। और पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है, और पाकिस्तान और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, पाकिस्तान जो है उसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है देखें वो नहीं। जिन हुक्मरानों की आप बात कर रहे हैं, क्या इस पॉलिसी के अलावा इन हुक्मरानों के पास कोई ऑप्शन है? देखिए, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान का इस वक्त जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है उसका नंबर 1 पार्टनर जो है अमेरिका है। फिर वॉर ऑन टेरर पे अमेरिका को पाकिस्तान की बड़ी जरूरत है, और पाकिस्तान उन्हें बड़ी तरीके से उसको पूरी इमदाद उनको पहुंचाता रहा है। और इस खिते में इंडिया को भी अमेरिकन जानते हैं को इस हद तक बड़ा उसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो अमेरिकन, देखिए अमेरिका में एक ऑलरेडी ये जो है थिंकिंग आ चुकी है कि अमेरिका जिस तरह से अपने इंडिया मिसाइल बना रहा है वो 5000 से आगे क्यों बना रहा है। उसके बाद खबरों में यह है कि उसकी जो रेंजेस हैं वो 8000 किलोमीटर से बढ़ चुकी है। तो अमेरिका का डिस्टेंस जो है इंडिया से तकरीबन 9-10 हजार किलोमीटर का है। तो वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इंडिया पे कि आप इस मिसाइल को कहां तक ले जाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने, जैसे कायदे आजम थे हमारे लीडर, देखिए वो अपने लॉजिक से, अपने आर्गूमेंट से अपने ओपोनेंट को एग्री कर लेते थे। तो डिप्लोमेसी में भी टॉप डाउन अप्रोच होती है, और लीडरशिप का यही काम होता है कि वो अपने जो उसके साथ उसके जो कोलीग है दूसरे मुल्कों के, उसके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और अपने मुल्क के मफाद आगे रख के उनसे बात करें। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान में जो अमेरिका की एम्बेसी है वो दुनिया में सबसे बड़ी अमेरिकन एम्बेसी है। वो उन्होंने यहाँ क्यों बनाई है? बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान खित्ते का बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है और वो पाकिस्तान से एंगेज रहना चाहते हैं। अच्छा जनरल साहब, इसी चीज़ को अब डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामलात ही को अगर हम जोड़ें सियासत के साथ, जिसकी आपने भी बात की है, स्टेट्समैनशिप के साथ, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अमेरिकी कांग्रेस में और दो वहाँ पे जो करारदादें और बाय पार्टिजन करारदादें, मतलब वो बाय पार्टिजन भी और उसमें रिपब्लिकन्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं। उसी की वजह से शायद अब आउटगोइंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के मामलात कर रही है। आप समझते हैं कि एक पैटर्न है, एक आपको तरतीब नज़र आ रही है कि पहले इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा कहा गया, गो के वो सिर्फ रेजोल्यूशंस हैं। उसके बाद आप ये जो करंट डेवलपमेंट है, आप समझते हैं कि ये उसी एक पैटर्न का एक शाखसाना उसका नतीजा है? वन। सेकंड इज रिचर्ड ग्रेनल, जो कि स्पेशल ऑनवॉय हैं फॉर द हॉटेस्ट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड। वो आजकल ट्विटर पे जितना एक्टिव है और ओवरऑल के मतलब जो पाकिस्तान से वो डिमांड कर रहे हैं कि रिलीज इमरान खान, इनका आप इम्पैक्ट क्या समझते हैं जो अगली आने वाली अमरीकी गवर्नमेंट होगी वो, और ये जो उससे पहले रेजोल्यूशंस और उसके दरमियान में इसको रख लें अगर हम, ये जो सैंक्शंस है, तो इसका असर क्या आ सकता है पाकिस्तान के सियासी माहौल पर? देखिए, ये तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 महीने से कम अरसा रह गया है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रुखसत हो जाएगी और नई वहाँ हुकूमत जो रिपब्लिकन की बनेगी वो आ जाएगी। जैसे मैंने शुरू में आपको हेनरी किसिंजर साहब की स्टेटमेंट का बताया कि जो होते हैं ताकतों के दरमियान तल्लुकात, उनमें इंटरेस्ट काम करती है और रिलेशंस वगैरह ऐसी कोई बात नहीं होती। तो और अमेरिका की जैसे मैंने मिसालें दी, पाकिस्तान में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी है वो पाकिस्तान में है, और वो पाकिस्तान को एक समझते हैं कि पाकिस्तान के बिल्कुल ही चाइना के ब्लॉक पे ना चला जाए, पाकिस्तान से वो डेफिनेटली इंगेज रखेंगे। हमने सिर्फ उनको ये बावर कराना है कि हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हैं। जिस तरह मोदी साहब रशिया भी जा सकते हैं और यूक्रेन भी जा सकते हैं,
तो हम भी इस तरीके से अपनी जो पॉलिसीज मैं तो जनरल साहब इमरान खान स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा था, तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक कि जो वो उनकी रेजोल्यूशंस और उनके जो नए स्पेशल ऑनवॉय साहब हैं वो ट्वीट्स के थ्रू और स्टेटमेंट्स के थ्रू जो फरमा रहे हैं, उसका आपको इम्पैक्ट क्या लगता है यहाँ पर, क्या आएगा सियासत पर? मैं ये समझता हूं कि ये बयानात के हद तक है, और चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, हम जब पाकिस्तान की इंटरेस्ट आए, हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए। Absolutely. और पाकिस्तान के लीडर्स को ये एहसास होना चाहिए कि जब भी वो पाकिस्तान के लीडर हैं, तो जब वो बात करेंगे, पाकिस्तान के मफाद की बात करेंगे, पाकिस्तान को कमजोर करने की वो बात उनको मतलब कर भी नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए। मोहतरम तारिक रशीद खान साहब, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है। अगर आप पंजाबी समझते हो तो कहते हैं कहना तीनू सुनाना नूनू, यानी कि बात बेटी को की जाए और मुखातब बहू को की जाए। ये अमेरिका को हमारे मिसाइल से कोई लेना देना नहीं है, वो बात कुछ और करना चाहता है टेबल पर बैठकर, और बात मिसाइल की कर रहा है। क्या आप मेरे साथ एग्री हैं? नहीं, मैं देखिए बात मैं आपसे बिल्कुल स्टेट कर रहा हूं। उनका देखिए कंपेटिटर चाइना है, उन्होंने चाइना को कंटेन करना है, इसलिए देखिए उन्होंने एशिया पैसिफिक ओशन की जगह इंडो पैसिफिक टर्म इवन लॉन्च कर दी। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि उनको अंदर वो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं और दुनिया के सबसे सुपर पावर है, और आने वाले वक्त में अगले 3-4 दहाइयों में कम से कम वो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया की सुपर पावर रहेंगे, तो वो अपने मफादात के तहत बात करते हैं। तो वो पाकिस्तान को इतना कॉर्नर से नहीं लगाएंगे कि हम मजबूर होकर बिल्कुल चाइना के साथ जुड़ जाए। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आखिरी ये कि जो अमेरिकन नए प्रेसिडेंट जो स्वेरन होंगे 20 जनवरी को, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो अपनी कैबिनेट अनाउंस की है, उनके जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वो अभी तक ओपनली वेरी मच अगेंस्ट पाकिस्तान, उनकी स्टेटमेंट्स अभी तक वो ओन करते हैं। अच्छा, जो डायरेक्टर उनकी नेशनल इंटेलिजेंस है वो तुलसी गबार्ड जो कि हिंदू हैं, उनकी भी बहुत पाकिस्तान मुखालिफत खुल के सबको पता है। इस तनाजुर के अंदर आप क्या समझते हैं आगे क्या मामलात? और रिपब्लिकन्स की जैसे आपने बात की, तो वो रिपब्लिकन्स के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सिर्फ तब अच्छे रहे हैं जब उनका खित्ते में इंटरेस्ट रहा है जंगों के एतबार से। यहाँ पे जब वो सोवियत यूनियन के खिलाफ थे या फिर तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में वो लड़ रहे थे, तो तब, अभी तो जंग कोई नहीं है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस किस्म की ये खास तौर पर 2 नॉमिनेशंस की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आगे कोई इतना अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं इसको ऐसे लेता हूं कि यही चैलेंजेस हैं, यही चैलेंजेस होते हैं जिस पे लीडरशिप ने अपना रोल प्ले करना होता है, यही चैलेंजेस होते हैं जिनको आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होता है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डायस्पोरा ने जो अमेरिकन नेशनल है, उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया है। आई थिंक उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में एक बड़ी पिवटल रोल प्ले कर सकता है, जो स्ट्रेटजिकली भी, जिसमें हमारे से रूट जाते हैं चाइना की तरफ, हमारे से रूट जाते हैं सेंट्रल एशियन की तरफ, हम कनेक्टेड हैं इंडिया के साथ एंड इवन मिडिल ईस्ट के साथ। तो पाकिस्तान की अपनी इंपॉर्टेंस है, और अमेरिका की भी कैलकुलेशंस में अगर पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट ना होता, जैसे मैंने 2-3 दफा पहले कहा कि सबसे दुनिया में ग्लोबली सबसे बड़ी रिकॉग्नाइज एस्टैब्लिश उन्होंने यहाँ एम्बेसी बनाई हुई है, पाकिस्तान के साथ वो एंगेज रहेंगे। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और पाकिस्तान को इसमें से जो निकलना है, जो वीव आउट करना है बीच में से, वो बड़ा सोच समझ के और बड़ी मुदब्बराना पॉलिसी की आगे जरूरत होगी। जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब हमारे साथ हैं। बाजवा साहब, मुल्क में जब तक जमहूरियत नहीं चलती तब तक कुछ नहीं हो सकता। भारत देखे पीसीबी, उनका आ गया ना शाहजी, आगे ठीक है। अब अमेरिका में भी उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जो आप सारे नाम ले चुके हैं। जी, वहां भी वो हैं। जब तक जमहूरियत मुल्क में परवान नहीं चढ़ेगी, हम पीछे रह जाएंगे। बाजवा साहब, भट्ट साहब जो फरमा रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान को चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो हम बाहर के मुल्कों से भी बीट सुपर पावर फिर तरीके से बात कर सकेंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।